इसकी अवधारणा थोड़ी सी और रख देंगे। और ये जो हमने कहा ना कि भाषा की सीमा जगत की सीमा है, ये सारी चीजें हम जब लिख रहे होते कि लिमिट्स ऑफ लैंग्वेज इज द लिमिट्स ऑफ वर्ल्ड, तो कुछ जैसे उनकी पुस्तकों में लिखा है कि जब फर्दर कोई यह भी प्रश्न कर देता है कि यह सीमा क्या है, कि ये सीमा क्या है, ये बॉर्डर क्या है, ये लिमिट क्या है, क्या हम इसको भी बता सकते हैं क्या, प्रतिज्ञप्तियों के माध्यम से कह सकते हैं क्या? तो कहते हैं नहीं, हम इस सीमा को भी प्रतिज्ञप्तियों के माध्यम से प्रेजेंट नहीं कर सकते। इसीलिए इसको एक शब्द यूज किया जाता है। फिर एक शब्द आ गया, 3 पॉइंट्स निकल के आए। एक तो जिसे कहा जा सकता है और जिसे कहा नहीं जा सकता, मात्र दिखाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट निकल के आया कि भाषा की सीमा ही जगत की सीमा है। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे अब निकल के आ रहा है, जब इनसे पूछा गया कि भाषा की ये जो सीमा है, क्या ये सीमा क्या है, ये लिमिट क्या है, क्या हम इसको भी प्रपोजिशन के माध्यम से प्रेजेंट कर सकते हैं? तो जब ये कहते हैं उत्तर नहीं कर सकते, तो इसी के संदर्भ में एक निकल के आता है पद, जिसको हम लोग कहते हैं इनके दर्शन का भाषीय अहम मात्रवादिता। अंग्रेजी में इसको शायद कहते हैं कि जो है लिंग्विस्टिक सॉलिप्सिज्म। आप लोग देख लीजिएगा एज इट इज क्या इंग्लिश में कहते हैं, तो इसे हिंदी में कहते हैं भाषीय अहम मात्रवादिता। अंग्रेजी में इसको कहते हैं लिंग्विस्टिक सॉलिप्सिज्म। तो ये भाषीय अहम मात्रवादिता का संदर्भ आता है कि यानी जो ये भाषा की सीमा है, और जब आपसे पूछा जा रहा है ये सीमा क्या है, तो आप कहते हैं कि हम नहीं कह सकते इसके बारे में। तो एक प्रकार का एक आरोप बनता है कि ये क्या है, भाषीय अहम मात्रवादिता है, कि आप इसको बताना नहीं चाह रहे हो, आप इसको बता नहीं पा रहे हो। तो ये भाषीय अहम मात्रवादिता का संदर्भ भी आता है। और तीनों के पीछे क्या अवधारणा है यह भी हम स्पष्ट कर दिए। और जिनको नहीं समझ में आया अभी मेरे में, तो परेशान न हो, अभी एक दो बार निश्चित रूप से हम एक तो हमारा वीडियो देख लीजिएगा, और दूसरा एक दो बार हम और निश्चित बोलेंगे। अभी कल की क्लास जब शुरू होगी तो हम निश्चित बोलेंगे, क्योंकि थोड़ा सा और बता के हम सोच रहे हैं हल्का सा आधार भूमि 5 मिनट दे के 5 6 7 मिनट बंद कर दे रहे हैं। आप लोग थोड़ा रेस्ट करिए, हम तो कर ही रहे हैं रेस्ट। ये आप लोग को बता दिए ये सारी चीजें। तो अब जो इनके ट्रैक्टेटस वाला है ना पार्ट, इस ट्रैक्टेटस वाले पार्ट में बहुत कुछ रहा नहीं। थोड़ा सा एक जो हम बार बार आप लोग से कह रहे हैं ना कि एक रहस्यात्मकता आती है, तो ये रहस्यात्मकता भी ये चौथा पॉइंट है। तो 3 पॉइंट हमने बता दिए आप लोग को। 3 पॉइंट कैसे निकल के आ रहे हैं, एक जिसे कहा जा सकता है, जिसे कहा नहीं जा सकता, मात्र दिखाया जा सकता है। दूसरा लिमिट्स ऑफ लैंग्वेज इज लिमिट्स ऑफ वर्ड, भाषा की सीमा ही जगत की सीमा है। और दूसरा लिंग्विस्टिक सॉलिप्सिज्म, जिसे भाषीय या मात्रवादिता कहते हैं। और फिर इसी से एक बिंदु और निकल के आता है कि विटगेन्स्टीन कहते हैं कि इन सारी प्रक्रियाओं के विश्लेषण से एक बात स्पष्ट हो जा रही है कि जो कथनीय का क्षेत्र है, यानी कथनीय का क्षेत्र मतलब समझ रहे हैं, अंग्रेजी वाले नहीं समझ रहे होंगे, हिंदी वाले समझ रहे होंगे। कथनीय का क्षेत्र है जिसका मतलब है जिसके विषय में हम कुछ कह सकते हैं, और अंग्रेजी वालों के लिए यानी जिसके माध्यम से हम प्रपोजिशंस के माध्यम से कुछ प्रेजेंट कर सकते हैं। जो कथनीय का क्षेत्र होता है वह बहुत लिमिटेड है। विटगेन्स्टीन कह रहे हैं कि इन सारे विश्लेषण से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो कथनीय का क्षेत्र है, जो चीज हम प्रपोजिशंस के माध्यम से प्रेजेंट कर सकते हैं, उसका क्षेत्र, उसका एरिया बहुत लिमिट है। और लिमिट कहाँ तक है, एलिमेंट्री प्रोपोजिशन और एलिमेंट्री प्रोपोजिशन के ट्रुथ फंक्शन तक, यानी प्राथमिक प्रतिज्ञप्तियों और प्राथमिक प्रतिज्ञप्तियों के सत्यता फलन तक ही सीमित है। और यह अकथनीय, यह कथनीय का क्षेत्र, यह जो कथनीय का क्षेत्र है, जो प्राथमिक प्रतिज्ञप्तियों एलिमेंट्री प्रोपोजिशन और उनके सत्यता फलन यानी लॉजिकल फंक्शंस तक सीमित है, यह कथनीय का क्षेत्र यह भी संकेतित कर रहा होता है कि एक अकथनीय का क्षेत्र भी है। स्पष्ट है कि जब हम कह रहे हैं कि कथनीय का क्षेत्र लिमिटेड है, कहां तक लिमिटेड है, एलिमेंट्री प्रोपोजिशन और उनके सत्यता फलन तक लिमिटेड है। तो स्पष्ट है कि यहाँ संकेत क्या मिल रहा है कि अकथनीय का क्षेत्र भी है। कुछ ऐसे भी जगह हैं जहां हम प्रतिज्ञप्तियों के माध्यम से उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो यह जो अकथनीय का क्षेत्र है, इसका संकेत मात्र मिलता है, इसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो स्पष्ट है कि यहाँ रहस्यात्मकता आ जाती है। यही रहस्यवाद का पक्ष है
जिसकी चर्चा हम कर रहे थे आप लोग से कि किस प्रकार इनके पिक्टोरियल थ्योरी ऑफ मीनिंग से ही एक प्रकार के रहस्यवाद मिस्टिसिज्म का एक संकेत इनके दर्शन में मिलने लगता है और वह अकथनीय के क्षेत्र के संदर्भ में आता है, यानी ऐसा इलाका जिसके विषय में प्रपोजिशंस के माध्यम से कुछ नहीं कहा जा सकता। तो यही तक यहाँ पे इनका था और आप लोग को आश्चर्य होगा कि बहुत सारे पन्ने लिखे गए हैं, लेकिन जब आप लोग नोट्स बनाएंगे ना तो 3-4 पन्ने में सिमट जाएगा सब। हाँ, 3-4 पन्ने में सब सिमट जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि जो पढ़ना है वो बहुत कम पढ़ना है, जो नहीं पढ़ना है वो बहुत ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा जो है उसको सब छांटना है। तो छांटना कैसे है? जितना हम पढ़ा रहे हैं बस उतना हाथ पकड़ के चलिए, उतना पढ़िए किताबों से, उससे ज्यादा कम पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना आप पढ़ा रहे हैं उतना पर्याप्त है। हम तो वैसे भी ज्यादा पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग उतना ही पढ़िए और किताबों की मोटाई इन सबको बिल्कुल ना देखें। ऑल इज वेल करते रहें और बिल्कुल घबराए नहीं, बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है? तो एकदम निश्चिंत भाव से सारी चीजों को, मन को शांत करके आगे बढ़े। 3-4-5 महीने के बाद आप हमसे मिलें और तब कहें कि क्या फील हो रहा है आप लोग को। जो हमारे पुराने छात्र रहे, मीनू वगैरह, वो जान रहे होंगे कि जो कोरोना की वजह से जो गैप आ गया, नहीं तो इन लोग का पोजीशन क्या होता, मीनू तिवारी वगैरह का, बहुत आगे इन लोग चले गए होते। लेकिन कोरोना की वजह से चूंकि गैप आ गया, कोचिंग्स बंद हो गए, हम जहाँ पढ़ाते थे वो भी बंद हो गया, तो कांटेक्ट टूट गया और हम खुद भी बीमार पड़ गए थे काफी। तो ये सारी चीजें, ये देखिए, ये सब किसी के हाथ में नहीं होता। तो ये सारी चीजें, परिस्थितियां अनकंट्रोल्ड होती हैं, आती जाती रहती हैं। तो लेकिन देखिए फिर वो एक ऐसी परिस्थिति की फिर ऐसा जुड़ा कि हम फिर आ गए और फिर से आप लोग को पढ़ाना शुरू किए, फिर से मार्गदर्शन शुरू हो गया। तो ये सब रहता है, सब चलता रहता है, ठीक है? तो ये सब जो चीज आपके हाथ में है उस पर हमको ध्यान देना है। जो चीज आपके हाथ में नहीं है फिर उसके बारे में सोचना बेकार है। तो अभी सारी चीजें स्पष्ट हो जाने के बाद एक लास्ट चीज वो स्पष्ट करते हैं ट्रैक्टेटस में, जो आप लोग की पुस्तकों में भी दिया होगा कि वो दर्शन के कार्य को एक प्रकार से डिफाइन कर रहे होते हैं और उसको बाय डेफिनेशन कह रहे होते हैं कि फिलोसॉफी का क्या काम है। वह काम है कि हम फिलोसफी में क्या करें, जो प्रोपोजिशंस हैं उनका विश्लेषण करें, उनका स्पष्टीकरण करें। तो एक प्रकार से उन्होंने कहा कि फिलॉसफी क्या है, एक एक्टिविटी है। तो आप लोग में एज इट इज पूछा भी जाता है यूजीसी नेट जेआरएफ में कि दर्शन को एक क्रिया किस दार्शनिक ने कहा है। तो किस दार्शनिक ने कहा है? विटगेंस्टीन ने कहा है कि दर्शन एक क्रिया है। तो यह क्रिया क्या है, ये एक्टिविटी क्या है? प्रोपोजिशंस के एक्सप्लेनेशन, उसके विश्लेषण की प्रक्रिया है, उसकी क्रिया है, प्रतिज्ञप्तियों की स्पष्टीकरण की प्रक्रिया है, ठीक है? ताकि हम उन सभी एलिमेंट्री प्रोपोजिशंस को जान सके जिससे ये जगत संरचित है। अगर हम ऐसा करने में सक्षम हो सके तो हम वह सब कुछ जान लेंगे जो जगत के विषय में जाना जा सकता है, ठीक है? तो आज आप लोग को आराम देते हैं हम कि अब आप लोग जो आराम करिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कल हम लोग फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन का पार्ट देखेंगे और उसको पढ़ेंगे। और जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। Thank you, sir. Thank you.